हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बेहतरीन ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और आज का मार्केट का सेशन पॉजिटिव में क्लोज हुआ, लेकिन आज मार्केट जो है काफ़ी देखने वाली थी। और देखने वाली इसलिए थी कि मार्केट के अंदर जो पूरा सेशन आज रहा वो काफ़ी वोलेटाइल रहा। करीबन 2 बजे के आसपास एक गिरावट आती है, 15-20 मिनट में अच्छी रिकवरी आती है, लेकिन मार्केट अपने हाई पर बंद नहीं हो पाती और अपने हाई से करीबन करीबन 70 पॉइंट जो है नीचे क्लोज होती है। हालांकि एडजस्टमेंट होने के बाद वो करीबन 60 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज होती है। आज लाइफ टाइम हाई लगा है निफ्टी के अंदर, और इस निफ्टी के लाइफ टाइम हाई के साथ बुल्स आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुबह मार्केट चला रहे थे। लेकिन मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से आज सेलिंग प्रेशर देखा जा सकता था। और टेक्निकल पैरामीटर्स पर बात करें तो ऐसा लग रहा था कि बड़े प्लेयर्स एक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यानी कि ऊपरी लेवल पर माल को डंप कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसी पोजीशंस देखने के लिए मिली कि सुबह से ही कुछ बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर, चुनिंदा बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर, स्पेशली मैं बात करूं एक्सिस बैंक के अंदर एक काफ़ी तेज़ी से गिरावट आती है। और सुबह से ही एचडीएफसी बैंक जो है वीकनेस के साथ काम कर रहा था। लेकिन मार्केट में जैसे ही गिरावट आती है, डाउनफॉल होता है, तुरंत जो शेयर्स डाउन हुए थे उन्हीं के अंदर जो है बाइंग आती है, जैसे स्पेशली आईसीआईसी बैंक। तो अब लो प्राइस हाई प्राइस के बीच का डिफरेंस भी जो है आज हम अभी एनालिसिस के अंदर कवर करेंगे। इसके बावजूद जो है यहाँ पर जो मार्केट की वोलेटिलिटी है वो देखिएगा कल से ही बढ़ गई है। मैं आपके साथ 10 तारीख की बात कर रहा था, तो 10 तारीख को मार्केट नेगेटिव क्लोज होती हैं, आज ऊपर चलती हैं, नीचे गिरावट आ जाती है, वोलेटिलिटी बनती है। उसके बाद भी बात करते हैं। कल जब मैं वीडियो आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा था तो उसके बाद हमने जो है डाउ जोन्स के चार्ट को देखना शुरू किया। तो जब डाउ जोन्स का चार्ट देखा तो उसमें कल एकाएक मार्केट खुलते के साथ गिरावट आई थी और एक नीचे के लेवल टेस्ट करके डाउ जोन्स ऊपर आ गया था। हालांकि कल 30,000 से जस्ट जो है नीचे उसने क्लोजिंग दी। आज डाउ जोन्स का फ्यूचर एकाएक अभी अगर आप बात करें 3-3:30 बजे के आसपास की, तो वहाँ पर वो 250 पॉइंट की गिरावट के साथ चला गया था। पूरा यूरोप जो है आप देखिएगा, जो भी कैक डेक और फुटसी सभी नेगेटिव टेरिटरी में काम कर रहे हैं। और कुछ इंडेक्स तो अभी जो है 1 से 1.5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। डाउ जोन्स का फ्यूचर अभी भी 150 से 200 पॉइंट के बीच में जो अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये सारे इंडिकेशंस बहुत समय के बाद आए हैं और यही हम आपके साथ जो है डिस्कस कर रहे थे कि ऊपरी लेवल पर जो है मार्केट अटक रही है और ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर झेल रही है। वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आइएगा मैं कुछ इंसिडेंट्स की बात करता हूँ जो भी हाल फिलहाल में हुए हैं। देखिएगा, एक इंसिडेंस हुआ कि एनबीएफसी कंपनीज जो है डिविडेंड तभी पे कर पाएंगी जब उनके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हों, एनपीए ना हो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बहुत बेहतरीन हो, यानी कि 16% से ऊपर हो। इन सभी पैरामीटर से देखिएगा जो भी एनबीएफसी का शेयर होल्डर होगा उसको तो डिविडेंड मिलेगा ही नहीं बेचारे को, क्योंकि जो केवल कुछ चुनिंदा कंपनी ही डिविडेंड पे कर पाएंगे। एक नेगेटिव इन्वेस्टर्स के लिए जो है पोजीशंस होती है, जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स होते हैं, तो डिविडेंड जो है एक कैश इनकम होती है और जो बिना किसी छेड़छाड़ के अपनी इन्वेस्टमेंट के मिलती है। तो जो बहुत लंबे टाइम के इन्वेस्टर्स हैं उनको एक काफ़ी फ्रूटफुल जो है ये रिवार्ड जो है होता है। ये नेगेटिव हो गया। दूसरी बात देखिएगा, एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड पे, नए क्रेडिट कार्ड पे रोक लगा दी। अब देखिएगा आरबीआई इतना बड़ा फैसला ऐसे तो नहीं लेता, कोई तो बात होगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आप देखिएगा ये बैंकिंग सेक्टर के लिए नेगेटिव, यानी कि कुछ तो ऐसा है जो आरबीआई को पता है और पब्लिक डोमेन में नहीं है। उसके बाद उनका जो पावर फेलियर या जो उनका आउटेज हुआ उसकी वजह से उनके जो डिजिटल प्लेटफॉर्म एचडीएफसी बैंक के, उस पर उन्होंने जो है रोक लगा दी। आज देखिएगा उनके एसजीएल लेजर के अंदर भी जो है कुछ खामियां मिली, तो उस एसजीएल लेजर के चक्कर में भी कुछ लाखों रुपए की पेनल्टी जो है आज आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पे लगा दी। और कोटक बैंक की सब्सिडरी को डिविडेंड बांटने से मना कर दिया कि वो कोटक को डिविडेंड नहीं पे करेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आरबीआई इस बात को जानता है कि वास्तव में सिस्टम के अंदर पेन है, और बैंकिंग और एनबीएफसी में स्पेशली। तो आरबीआई देखिएगा पहले से ही अलर्ट है। इसके अलावा मोस्टली आप देखिएगा बैंक और एनबीएफसी क्यूआईपी के द्वारा जो है पैसा इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ राइट इशू के थ्रू, जैसे कि महिंद्रा फाइनेंस ने राइट इशू के थ्रू पैसा इकट्ठा किया।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंडिकेट कर रही है कि जो फंडामेंटल्स है इकोनॉमी के वो वीक है और जो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है वो चल रही थी। और यहाँ पर जो बहुत स्मार्ट प्लेयर्स हैं वो प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ रहे हैं। और बहुत दिनों के बाद कुछ शेयर्स के अंदर हमने इस तरीके की सेलिंग देखी है विथ वॉल्यूम। मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, जैसे आज एक्सिस बैंक का अगर आप ऊपर का हाई लो देखेंगे और जिस तरीके से सेलिंग आई और फिर जो है ऊपर चला, तो आप आज का भी अगर चार्ट देखिएगा ये निफ्टी का चार्ट, अगर आप निफ्टी के चार्ट को भी देखने की कोशिश करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे वोलेटिलिटी, और ये है असली वोलेटिलिटी, ये नीचे डाउन और ये फिर वी शेप रिकवरी। तो यहाँ देखिएगा ये जो डाउनफॉल आया ये काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ आए, हालांकि ये उठ गई क्योंकि देखिएगा मार्केट में बहुत सारे शॉर्ट्स हैं, तो जो भी शॉर्ट्स हैं वो मोस्टली कवर हो गए, लेकिन अभी भी जो शॉर्ट्स बचे हुए वो एकदम कवर करने के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, साइकोलॉजी। देखिएगा बुल्स ने इतनी बड़ी मार्केट चलाई है कि अब लोगों के दिमाग में ना ऐसा लग गया है कि ये मार्केट कभी नहीं गिरेगी और नीचे के लेवल पर बाय करना है। बाय ऑन डिप्स जो है ये लोगों के दिमाग में सेट हो गया है, उसी माइंड सेट के साथ जो है ट्रेडर काम कर रहा है। और ये आज के नीचे जो गिरने के साथ जो रिकवरी आई वो भी इसी बात का इंडिकेशन है। और यहाँ पर ये जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं और जिसमें HNI इन्वेस्टर्स भी हमारे इंक्लूड हैं, हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स, ये यहाँ पे इस माइंड सेट का फ़ायदा उठाते हैं और यहाँ पर इस तरीके की वोलेटिलिटी के साथ जनरली गिरावट के साथ ही मार्केट खत्म होती है। तो जब ये वोलेटिलिटी चल रही है, अब देखते हैं कितने दिन चलती है, तो वोलेटिलिटी का अंत जो है वो गिरावट के साथ ही होता है। तो क्या ये वोलेटिलिटी गिरावट का संकेत दे रही है? आपकी भी क्या राय है ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अब देखिएगा यहाँ पर आज के गेनर्स, अगर निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो निफ्टी के गेनर्स में देखिएगा आज निफ्टी ने 13,580 के आसपास के जो है हाई लगाए, वहां से मार्केट नीचे गई और कहां तक गई, 13,402, यानी कि जो आज स्विंग था वो 172 पॉइंट का था। ये वोलेटिलिटी को बता रहा है। 52 वीक हाई पर एक सेलिंग प्रेशर आया और जनरली आता भी ऐसा। और देखिएगा वर्ल्ड की मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बढ़ गई है। अगर डाउ जोन्स अगर गिरेगा तो देखिएगा हमारी कोई औकात नहीं है, हमें निफ्टी को तो गिरना ही गिरना पड़ेगा। वर्ल्ड के जब सारे इंडेक्सेस जो है डाउ जोन्स को ही रीड करते हैं और उसी के हिसाब से चलते हैं। हालांकि डाउ जोन्स 4 चलेगा, बाकी मार्केट 8 चल सकती हैं, लेकिन अगर डाउ जोन्स 4 गिरेगा तो आप ये समझिएगा कि मार्केट में जो बाइंग मोमेंटम है वो तो खत्म हो ही जाएगा। तो सभी लोगों की जो नजरें हैं वो डाउ जोन्स के ऊपर है, चाहे वो बड़े प्लेयर्स की बात करो, क्योंकि अगर डाउ जोन्स के शेयर अगर आपको सस्ते मिलेंगे, अमेरिकन कंपनी के शेयर सस्ते मिलेंगे, तो फंड्स जो है वहीं पर डाइवर्ट हो जाते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस देखिएगा, ये जितने ऑयल एंड नेचुरल गैस के बारे में बात करते हैं, ONGC का शेयर क्यों चल रहा है? देखिएगा ब्रेंट क्रूड $50 से ऊपर ट्रेड कर रहा है और ये एक इंडिकेशन हमारे लिए बड़ा नेगेटिव है। ONGC के लिए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि वो रिफाइनरी का बिजनेस, उसके रिफाइनरी मार्जिन बढ़ जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं और इन्फ्लेशन जिस तरीके से हमारी रही है पीछे, मुझे ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन एक हायर लेवल पे चली जाएगी और जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है RBI को मजबूरन बढ़ाने पड़ेंगे। और इन्फ्लेशन जो है लगातार बढ़ रही है और हालांकि अभी RBI उसको नज़रअंदाज करता जा रहा है। और क्रूड और ऑयल के प्राइसेस जो है बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत बड़ी कलेक्शन जो है एक्साइज के रूप में और स्टेट गवर्नमेंट को सेल टैक्स के रूप में जो है रिकवरी होती है, तो रेट तो कम करेंगे नहीं। अगर क्रूड ऑयल ऊपर चला गया तो हमारे ऊपर वैसे भी जो है बर्डन पड़ेगा, जिसका डॉलर और इंडियन रुपी इक्वेशन पे भी पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है आप नज़र बना के चलिए, अगर आपका 1.5 से 2 महीने का व्यू है। और उसके अलावा जितनी भी स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज हैं, एग्रो केमिकल कंपनीज हैं, उन सब के रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर सारी कमोडिटी बढ़ेंगी। और ब्रेंट क्रूड भी जिस तरीके से बढ़ रहा है, हालांकि ब्रेंट क्रूड का बढ़ना ये भी एक इंडिकेशन देता है कि चलो इकोनॉमी रिकवर कर रही है, इसलिए ब्रेंट क्रूड में डिमांड हो रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो ब्रेंट क्रूड की डिमांड है या बाकी क्रूड ऑयल या जो क्रूड ऑयल के जो डेरिवेटिव्स उनके जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो डिमांड की वजह से नहीं बढ़ रहे हैं, उसमें भी स्पेकुलेशन हो रहा है। जिस तरीके से हमारी मार्केट के अंदर जिस तरीके की तेजी हुई है इकोनॉमी के अगेंस्ट में, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से NTPC देखिएगा 5.15, गेल 5.04, तो ये देखिएगा सब ऑयल एंड गैस से रिलेटेड है। NTPC देखिएगा पावर में अंडर वैल्यूड है, इसमें जो है बायबैक की भी खबरें हैं। उसके अलावा देखिएगा कोल इंडिया, टाटा स्टील। तो अगर आप ऊपर की 4 कंपनियां देखेंगे तो चारों कंपनियां भारत सरकार की कंपनियां हैं, PSU स्पेस से आ रही है। इसका मतलब क्या है कि बुल्स किसी भी कीमत पर मार्केट को रोकना चाहते हैं। टाटा स्टील, ICICI बैंक को देखिएगा, नजर मारते हैं इस पर, बहुत बेहतरीन आज की इसमें कैलकुलेशन है।
आज दिन भर मंदा रहा, ऊपर से सेलिंग आती रही 506 रुपये का लो लगा, और यहाँ पे जब वो लो लगा तो शॉर्ट्स एकदम कवर हुए, और ये जो प्राइस आए हैं 515 516, ये सब 3 बजे के बाद के रेट है। तो आप देखिएगा वोलेटिलिटी कितनी बढ़ गई है। आईटीसी देखिएगा, मैंने आपको बोला भी था कि देखिएगा कुछ भी गिरेगा ना, आईटीसी नहीं गिरेगा। रीजन ये है कि बुल्स आईटीसी को ऊपर खींचेंगे क्योंकि ये अंडर वैल्यूड है, और इसीलिए आईटीसी देखिएगा नीचे जैसी मार्केट में गिरावट होती है ऊपर की तरफ आता है। बजाज फाइनेंस देखिएगा 4837, 4805 के लो और 4889, तो कहां से कहां आया, यहां से यहां गिरा और फिर रिकवरी आई। कोटक महिंद्रा बैंक आज का बैंक निफ्टी का सरप्राइज करने वाला शेयर था। बैंक निफ्टी में सबसे मजबूत खड़ा था, कोई उम्मीद ही नहीं कर रहा था कि कोटक बैंक गिरेगा, और कोटक बैंक ने बैंक निफ्टी को गिराया, निफ्टी को भी गिराया। ये देखिएगा ये 1928 रुपए की जो प्राइस है, ये यहीं पे 1920 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। एक का एक 1900 रुपए का प्राइस तोड़ता है, 15 मिनट के अंदर 1900 रुपए टूट जाता है, और वहां से फिर देखिएगा रिकवरी 20 रुपए की। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो आज रिकवरी में जिन शेयर्स का कंट्रीब्यूशन था, देखिएगा बहुत दिनों से मैं आपको एक बात बोल रहा था, आप ध्यान से समझिएगा, आपने मेरी वीडियोस भी देखी होगी। मैंने आपको एक बात बोली थी कि आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक में 100 रुपए का गैप होता है, 100 रुपीज का, और ये गैप 100 रुपए से ज्यादा चल रहा था, 130 135 रुपए तक चल रहा था। तब मैंने आपके साथ एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है शेयर की थी कि एक्सिस बैंक को शॉर्ट कर दीजिए, आईसीआईसी बैंक को बाय कर लीजिए, और देखिएगा वो गैप जो है अब केवल 100 रुपए का हो गया, यानी कि आपकी पोजीशंस भी हैज रही और आपको 25 से 30 रुपए का गेन भी हो गया। अगर सेम पोजीशंस की बात करूं एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक में, तो देखिएगा आईसीआईसी बैंक अब आ चुका है कहां पर, 515 पर, और ये कहां पर आ गया 612 पर। तो अब जो गैप है वो केवल कितना है, अब वो गैप है केवल 96 रुपीज का। तो ये देखिएगा कभी कभी एक हेजिंग स्ट्रेटेजी भी जो है अप्लाई की जा सकती है सेम सेक्टर के अंदर, यानी कि आपके रिस्क कम थे, क्योंकि अगर एक सेक्टर के अंदर एक को आप बाय कर रहे हो, एक को सेल कर रहे हो, तो अल्टीमेटली जो हेजिंग है उसके जो रिस्क है वो कम हो जाते हैं। इसके बाद देखिएगा अदानी, आइसर मोटर्स, महिंद्रा, जेएसडब्ल्यू, यूपीएल, सिप्ला। देखिएगा यूपीएल आज सुबह ऊपर खुला था, लेकिन मैंने आपको बोला था कल भी कि ऐसे शेयर्स अच्छी कमाई करा सकते हैं और कभी कभी बर्बाद भी कर देते हैं, तो क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हैं। तो आप देखिएगा ओवरऑल जो ब्रॉडर मार्केट के अंदर जो मेन दिग्गज शेयर्स है वहाँ पे जो है सेलिंग है, रिलायंस है, एचडीएफसी है, इन्फोसिस है। तो अब जो आगे का जो वोलेटाइल वाला जो पीरियड है वो अब अगले हफ्ते भी वोलेटिलिटी जो है बनी रहेगी, और अभी देखिएगा अगले हफ्ते के अंदर वोलेटिलिटी से बनेगी क्योंकि मार्केट अच्छी रैली कर गई और स्मार्ट प्लेयर ऊपर प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक 15 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन था निफ्टी में, ये भी लास्ट टाइम में क्रिएट किया गया, ध्यान रखिएगा। ये सारी बाइंग जो 7-8 रुपए की आई ये लास्ट के आधे घंटे की बाइंग है। आईटीसी 216, बजाज फाइनेंस नीचे से पुल बैक किया, एचयूएल, कोटक महिंद्रा। कहां से गिरावट है, आज बहुत अच्छी सेलिंग आपको एक्सिस बैंक में देखने के लिए मिली। ऐसा लगा कि बहुत सारे शॉर्ट्स बने हैं, ऊपर से पटक के मारा गया है माल इसमें, और सुबह से ही पकड़, और इसमें बाउंस भी नहीं आया, ये भी सबसे खास बात ये। अगर आप इसके लो भी देखेंगे तो 608 रुपए के लो थे, ये बाउंस नहीं कर पाया। देखिएगा 608 से 612, 610 11 ही ट्रेड कर रहा था ये। और यहाँ पे देखिएगा अगर आप आईसीआईसी बैंक की बात करेंगे तो इसमें अच्छा बाउंस आ गया, 506 से सीधा 515 चला गया। ये देखिएगा निफ्टी का चार्ट, देखिएगा निफ्टी की छोटी कैंडल्स बन रही है, आज फिर छोटी कैंडल, ऊपर से पटका, नीचे लेके गए, नीचे से रिकवरी हुई। ठीक है, इंडिकेशंस है, वोलेटिलिटी है, मार्केट में गिरावट आ सकती है। देखिएगा मैं केवल इंडिकेट कर रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा किसी भी तरीके कोई सौदा बनाए, लेकिन जो लग रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मार्केट में प्रेडिक्शन कर सकते हैं हम, प्रेडिक्शन ठीक हो ऐसे ज़रूरी भी नहीं होता। तो कोई भी अगर आपने सौदा बनाए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही बनाए। उसके बाद देखिएगा बैंक निफ्टी 30,811 का हाई सुबह सुबह ही लग गया। देखिएगा जी, सुबह सुबह चकदे फट्टे तब देख ली, सुबह जलंधर, शाम नो दिल्ली, बाद में कहाँ लिया है, नीचे लिया है, शाम को फिर ले गए ऊपर। ये जो वोलेटिलिटी थी ये बहुत डरावनी थी, लेकिन ट्रेडर की फेवरेट है, नीचे गया माल ले लिया, ऊपर बेच दिया। यानी कि मैं जो रोज कह रहा था कि रोज सुबह खरीदो एक निफ्टी और 100 पॉइंट निफ्टी सेंचुरी मारता है, 7,500 रुपये आप अपने साइड में करो। आज भी कुछ वैसा ही हुआ, लेकिन ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हो गई। अब देखिएगा बैंक निफ्टी
बैंक निफ्टी में भी छोटी कैंडल्स सेम चीज दिखा रही है, क्योंकि अब निफ्टी को फाइनेंशियल्स या बैंकिंग स्टॉक चला रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर निफ्टी बैंक के शेयर्स गिरेंगे तो निफ्टी को तो गिरना ही है, यानी कि निफ्टी को जो भी स्ट्रेंथ आएगी या जो भी वीकनेस आएगी वो बैंक निफ्टी के स्टॉक से आएगी। बाकी जगह कॉन्ट्राप्ले हो सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है अब यहां पर जिस भी गिरावट की बात करें वहां पर लीड करता हुआ नजर आएगा। अगर हम इस वोलेटिलिटी की बात करें, ऊपर नीचे भी अगर होगी मार्केट, तो वो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स ही आपको करते हुए जो है नजर आएंगे। इसके अलावा बजाज फाइनेंस को आप जोड़ लीजिएगा, इसमें बहुत अच्छी वोलेटिलिटी रहती है। बजाज फिनसर्व को जोड़ लीजिएगा। और यहाँ पर ये जो सारे मैं आपके साथ शेयर्स बात कर रहा हूँ बैंक निफ्टी के स्टॉक्स, जिनमें हैवी वेट कोटक बैंक की बात करें, आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, एचडीएफसी बैंक की बात करें, एक्सिस की बात करें, एसबीआई की बात करें, और अभी तक देखिएगा इंडसइंड बैंक अपने आप को संभाले हुए है। तो जब वीकनेस आएगी तो इंडसइंड बैंक में भी ऊपर से जो है माल बिकना शुरू हो जाएगा। लेकिन इंडसइंड बैंक देखिएगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक है, इसलिए उसमें गिरावट नहीं आई है। इसका मतलब अभी सेलिंग वहां से नहीं आई है, वो इंडिकेट भी कर रही है। अब देखिएगा आईसीआई, कोटक महिंद्रा, एसबीआई, पीएनबी, बंधन बैंक, यहां से ये सब कंट्रीब्यूटर थे आज के। ये सब माइनस में थे एक समय, लेकिन आधे घंटे के अंदर एडजस्ट किया गया। ये देखिएगा एक्सिस बैंक ने 41 पॉइंट की जो है कंट्रीब्यूशन नेगेटिवली किया है। एचडीएफसी बैंक 16 पॉइंट नीचे से इसको रिकवर किया गया है। 1374 रुपये के लो लगाए हैं आज, उससे भी नीचे के लगे होंगे। देखिएगा एचडीएफसी बैंक का लो देखिएगा, एचडीएफसी 1373 का लो है एनएससी में, तो 1373 का लो लगा के फिर यहाँ से रिकवर कराया। बैंक ऑफ बड़ौदा, इनका ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन होता नहीं है। उधर देखिएगा यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक चला तो बढ़ गया है। पीएसयू बैंक देखिएगा, इनको बड़े प्लेयर्स नहीं खेलते हैं, लेकिन पीएसयू में एक अच्छी तेजी आ रही है। बंधन बैंक का सारे दिन प्लस खड़ा रहा। वोलेटिलिटी में एक बार 415 तक तो गया था, लेकिन काफ़ी पॉजिटिव नोट के साथ ही बंद हुआ। बाकी मैं डिस्कशन इस पर कर चुका हूँ। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आज फिर बायर पे 4195। इतनी बड़ी बाइंग होने के बाद और इनकी वही सेलिंग है 2300, 2400, 2500 करोड़ रुपए डोमेस्टिक हमारा उतना ही बेच रहे हैं। इतनी बड़ी बाइंग होने के बाद भी मार्केट के अंदर तो कम से कम निफ्टी 100-150 पॉइंट ऊपर चलना चाहिए था, लेकिन चला नहीं। कौन बेच रहा है माल? ये माल बेच रहे हैं इंडिया के हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स। और हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स जो है वो लीड कर रहे हैं, वो यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से भी एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, एक कदम आगे प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो है नज़र बना के रखिएगा। वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट में, अगर अब ये और माल खरीदेंगे तो हो सकता है थोड़ा ऊपर भी चले जाए, लेकिन अब उठापटक जो है जरूर रहेगी। उठापटक का एक और रीजन आपके सामने है, ये देखिए महीने के एंड वाली पुट कॉल रेशियो 1.92 पर हो गई है, जो कल 1.78 पे थी। मैं आपको यही बताता जा रहा हूँ कि जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रिस्क बढ़ता जाएगा मार्केट का। तो मार्केट में करेक्शन की संभावना मंथ एंड वाली पुट कॉल रेशियो तो बता रही है। वहां से पता चल रहा है कि गिरावट आ सकती है, गिरावट कभी भी आ सकती है, वोलेटिलिटी कभी भी जो है गिरावट का रूप ले सकती है। मैं केवल जो है अपने व्यू दे रहा हूँ, मेरे अपने विचार हैं, मेरे विचार गलत भी हो सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि जो भी आप अपना ट्रेड लें, फैसला लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, खुद अपना विवेक का यूज़ करें, खुद और बहुत सारे जो डेटा एनालिसिस है उनको करें, उसके बाद ही जो है फाइनल डिसीजंस पे लें। लेकिन बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें डेटा कम होता है, इसलिए हम जो इस पर ज़्यादा विचार विमर्श नहीं करेंगे। और इसके अलावा पुट कॉल रेशियो का ऑप्शन चार्ट भी है, लेकिन अभी वहाँ से कुछ बहुत बड़े इंडिकेशंस है नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर कि देखिएगा 13,500 की जो पुट है इस हफ्ते की, पुट की राइटिंग कम हुई है, महीने एंड में छोड़ दीजिए, और 13,500 में कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है। अगर आप इसके नीचे 500 पॉइंट नीचे जाए, यानी कि 13,000 पे, तो 22,29,000 पुट का जो है ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन अगर इसके 500 पॉइंट ऊपर जाएँ 14,000 पे, तो ये जो राइटिंग है ये इससे करीबन 1.5 गुना है। तो इसका मतलब है कि कॉल राइट करने वाले लोग एग्रेसिव हैं, उनको लगता है कि मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगी, तो कॉल एग्रेसिवली राइट हो रही हैं। और पुट जो है लोग लिखते हुए डर रहे हैं और उनको लगता है कि मार्केट गिर ना जाए। लेकिन महीने एंड में जबरदस्त लोगों ने दूर दूर की पुट खरीद रखी हैं, जिससे ये इंडिकेशंस मिल रहा है
कि महीने के एंड में जो है पुट, दूर की पुट के अंदर भी जो है अच्छा काम हो रहा है, तो क्या महीने के एंड के अंदर जो है मार्केट के अंदर गिरावट आ सकती है, और जो हम ईयर की क्लोजिंग करें या महीने की क्लोजिंग करें वो एक नेगेटिव नोट के साथ हो सकती है क्या? इतनी बड़ी रैली के बाद जो है इसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि इतने बड़े प्रॉफिट्स पे जो है डोमेस्टिक तो सेल कर रहे हैं, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स भी बैठे हुए हैं, तो इस बात से जो है इनकार नहीं किया जा सकता। मैं आपको किसी भी तरीके के शेयर को सेल परचेज करने की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल और केवल अपना मार्केट पे व्यू रख रहा हूँ। मेरा व्यू ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कोई भी ट्रेड लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने की बात करें। मेरा एनालिसिस आपको कैसा लगा ये जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।